नमस्कार, स्वागत है आपका और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं इस खास एपिसोड की। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। कोलिन शाह हैं, चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। सुरेंद्र मेहता साहब हैं, सेक्रेटरी है इब्जा के। साथ ही आशीष पेठे साहब है, चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल से। और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। तो सबसे पहले बात होगी धनतेरस की। धनतेरस में जिस तरह का रुझान पूरे ज्वेलरी मार्केट में दिखा था, जिस तरह की बाइंग दिखी थी, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलिन शाह जी से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, किस तरह का ट्रेंड दिखा है और त्योहारों में, और आगे किस तरह के उम्मीद आप कर रहे हैं कि आगे बिक्री कैसी रह सकती है? ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। लास्ट 3 महीने का अगर आप सेल देखोगे तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से तो बहुत बढ़िया और अच्छा ही रहा है। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इंडिया में लगभग अपने 800 टन साल का आता है और ये साल भी 800 टन ही आएगा, मगर 2019 के कंपेयर में रेट आज 40-50% हायर है। तो ओके। उतना सेल बढ़ गया सारे रिटेलर्स का, और कंज्यूमर ने भी इतना ज्यादा पैसा दिया है आज सोने की खरीदारी के लिए। सो ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव है, अच्छे न्यूज है सब तरफ से। और एक दूसरी भी जो एक अच्छी चीज है कि जो डिमांड आ रहा है वो आज ए टाउन बी टाउन पूरे पैन इंडिया से आ रहा है। तो ये भी एक हमारे बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि जब से गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया है तो आज कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है हमारे कैटेगरी में। और खरीदारी आ रही है 24 स्टेट, सारे जिले, गांव से। और ये बहुत अच्छा साइन है हमारे इंडस्ट्री के लिए। सबसे अच्छी बात है कि पैन इंडिया डिमांड है। एक हर तबके से, हर छोटे छोटे शहरों से भी अच्छी डिमांड लग रही है। सर, तो अगर भाव के हिसाब से अगर देखें तो कितना अट्रैक्टिव है? अगर कोई यहाँ पर इस लेवल्स पे अगर खरीदना चाहे गोल्ड, तो उनको कितने रिटर्न की उम्मीद करे अगर साल अंत तक वो वेट कर सकते हैं? सी अगर आप सोने का देखोगे तो लास्ट 25-50 साल से डॉलर टर्म्स में हर साल 3 से 5% रिटर्न देता है। अगर लास्ट 2 साल आप देखोगे तो ये तो एक बुल रन था जो शायद अपने लाइफ में एक पहली बार आया है, और पैंडेमिक भी बहुत एक बड़ा कारण था ये बुल रन के लिए। बट आज करेक्शन के बाद भी आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म सोना हमेशा आपको 3 से 5% रिटर्न डॉलर टर्म्स में देगा, और रुपी का डीवैल्यूएशन जो हुआ वो अलग से। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हो कि कंजम्पशन की, दोनों दोनों से एक सेफ हार्बर तो है ही आज गोल्ड फॉर श्योर, उसमें कुछ दो राय नहीं है। और कंज्यूमर को हमेशा एक पॉजिटिव नेट रिटर्न आएगा अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ओके। आज के रेट तो ऑलरेडी सॉफ्ट है। और आप देखोगे तो ये रेट से अगले 12 महीने में आई एम श्योर कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न ही आएगा। ओके, मतलब यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। सर, इंपोर्ट तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, आंकड़े प्री कोविड लेवल के आसपास हम पहुँच गए हैं जो अप्रैल से सितंबर तक के आंकड़े थे। एक्सपोर्ट फ्रंट पर क्या अपडेट है सर? और जो ज्वेलरी की डिमांड, इंडियन ज्वेलरी की डिमांड किस तरह की है? सो एक्सपोर्ट फ्रंट पे बहुत अच्छा सवाल। हम लोग आज 2019 के लेवल में, लास्ट ईयर का लेवल गिन भी नहीं रहा हूँ, बट 2019 के लेवल के साथ आप अगर कंपेयर करोगे तो हम लोग 20% हायर है एज अ सेक्टर। डायमंड का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है, ज्वेलरी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और हमारी उम्मीद है कि साल के एंड तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमको एक इंडस्ट्री की तरह टारगेट दिया है, $41 बिलियन हम करेंगे। तो इंडिया, पूरे देश का टारगेट है $400 बिलियन, जैसे मोदी जी ने अपने विजन में बताया था। और 400 में से $41 बिलियन हमारी इंडस्ट्री करेंगे। सो हम लोग एज ऑफ अक्टूबर वी आर राइट ऑन टारगेट, और उम्मीद है कि हम करेंगे इसको, बेहतर ही करेंगे, सरपास ही करेंगे। और ये इंडस्ट्री के लिए भी आप देखोगे तो लास्ट 10-15 साल का ऑल टाइम हाई है। सो ओके। ऑल इन ऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज। हमको जो एक इंडिया में एक फायदा हुआ है हमारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को, इसके पैंडेमिक के बाद बहुत सारा बिजनेस चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट के कारण हमारा एक्सपोर्ट अच्छी तरह से बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज लास्ट 1-2 साल में हैव बीन वेरी एक्सपोर्ट एंड प्रो बिजनेस फ्रेंडली। ओके। तो ओके। इससे भी हम हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट 100% मिला है। और तीसरा बट नॉट द लीस्ट, जो ओके। बैंक फाइनेंस ऐसे 1-2 साल से थोड़ा मुश्किल हो गया था हमारे सेक्टर के लिए, वो वापस अच्छी तरह से चालू हो गया है। सो ओके। एक क्रेडिट का भी जो एडवांटेज हमारी इंडस्ट्री को मिल रहा है, प्लस पैंडेमिक, चाइना, एवरीथिंग पुट टुगेदर, हमारा एक्सपोर्ट का फिगर $41 बिलियन रहेगा ये साल। ओके, $41 बिलियन की उम्मीद है। जो $400 बिलियन का जो टारगेट रखा हुआ है एक्सपोर्ट का, उसमें से 41 इनका योगदान रहेगा। चलिए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रंट पर भी अच्छी खबर है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट पर और बात करने के लिए हमारे साथ आशीष पेठे हैं, जीजेसी के चेयरमैन हैं। सर, किस तरह की धनतेरस रही और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? वहाँ आपके जो मेंबर्स की तरफ से क्या रिएक्शन था कल के लिए?
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जैसे हमने कल परसों भी बात किया था कि सब आसार तो यही नजर आ रहे थे कि धनतेरस बहुत अच्छी जाएगी। ओके। और वो हमारा एस्टिमेट सही निकला। पूरे भारतवर्ष से हमें जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिन का आखिर होते होते सबका बहुत अच्छा हुआ सेल। और लगभग प्री पैंडेमिक लेवल से 20% तक ग्रोथ हमें इस साल दिखी है। और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अभी तक वो प्राथमिक ही सबके एस्टिमेट्स है। एक दो दिन में फाइनल फिगर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा एस्टिमेट बाजार में लोग कह रहे हैं कि लगभग 10 से 12 हजार करोड़ का सेल हुआ होगा। ओके ओके। सर, अगर ओवरऑल बात करें तो किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी? लो टिकट साइज लोगों ज़्यादा बाइंग कर रहे थे या हाई नेटवर्थ वाली चीज़ें भी ज़्यादा हो रही थी? इसमें 3 टाइप का बाइंग हो रहा था। एक तो जो मुहूर्त के लिए लोग आते हैं कि सुकून के लिए एक कॉइन ले लेते हैं, वो तो एक सब्सटेंशियल पार्ट था। लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ कि लो टिकट साइज और बिग टिकट साइज जो शादियों के लिए होता है, वो दोनों में सेल इस बार हम देख रहे हैं। ओके। जनरली जब लो टिकट का रुझान आता है तो सब जगह से वही ट्रेंड दिखता है, लेकिन इस बार दोनों डाइवर्स ट्रेंड दिख रहा है कि बड़ा माल भी बिक रहा है और छोटा लाइट वेट शायद गिफ्टिंग के लिए या फेस्टिवल के लिए वो भी खरीदारी हो रही है। ओके ओके। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी है, इब्जा के सेक्रेटरी है। सर, किस तरह की बिक्री के आंकड़े अब तक आ रहे हैं? जो शुरुआती आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे वो किस तरह के हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है इस साल। और मेरे ख्याल से इस प्रकार जो भीड़ देखने को मिली है बाजारों के अंदर, वो पिछले 3-4 सालों में ऐसी भीड़ देखने नहीं मिली। ओके। यदि हम प्री पैंडेमिक पीरियड को कंपेयर करें, मतलब 2019 की धनतेरस को यदि कंपेयर करें, तो 2019 के मुकाबले लगभग 50%, 45 से 50% की बिक्री ज्यादा हुई है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। मतलब 2019 में लगभग हमारे एस्टिमेट से 30 टन का माल बिका था और इस बार करीबन 45 से 50 टन सोना बिका है धनतेरस के दिन, जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक नंबर है। इस प्रकार की बिक्री ज्यादा करके देखने को मिलती नहीं है। इसके जो मुख्य कारण रहे, वो एक तो भाव जो था वो भी बहुत ही 50,000 के नीचे था, जो पिछले साल लोगों ने 55-56 हजार देखा था। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि लोग अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एडिशन ज्यादा कर रहे हैं। कोरोना के बाद में लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ 10% नहीं, हमें अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20% गोल्ड को रखना होगा किसी भी इवेंचुअलिटीज को देखते हुए। और जो ज्वेलरी की बिक्री इसलिए बढ़ी है कि हॉलमार्किंग जब मैंडेटरी हो गया तो लोगों का एक भरोसा भी बैठ गया है अब ज्वेलरी के ऊपर कि भाई सोना खरीदने में कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, वेडिंग सीजन, गिफ्टिंग, ये तो सब कारण है ही है। ये सब चीजों की वजह से बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। आज प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर गोल्ड की बात करें तो वायदा बाजार में 47,500 के आसपास आ गया है। आपको कैसा लग रहा है मेहता जी? आगे किस तरह के भाव अब यहाँ से दिख सकते हैं? क्या बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है भाव? देखिए, यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस हफ्ते FOMC की मीटिंग है, फिर कुछ आंकड़े भी आने वाले हैं। ये सबको मद्देनजर मार्केट थोड़ा सा एक लोअर ट्रेंड बनाता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में $1770 तक एक बार मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके बाद यदि आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं एज यूजुअल काफी बुलिश हूँ गोल्ड को लेकर, और सोने में लोगों को जरूर निवेश करना चाहिए। ओके। शुक्रिया मेहता जी आपका और पेटे साहब आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला। और क्या आंकड़े आ रहे हैं, किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं धनतेरस पर, पूरे त्योहारी सीजन पे, ये है। सर, अब आखिरी सवाल कोलिन सर आपसे, अगर गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के सारे फैक्टर्स अभी सपोर्टिव है, लेकिन उसके बावजूद उस तरह की तेजी हम गोल्ड में नहीं देख रहे हैं कोलिन। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड के प्राइस को आगे ड्राइव कर सकते हैं? नहीं, लास्ट ईयर जो मेन फैक्टर था जिससे गोल्ड का प्राइस ड्राइव हुआ, इतना बुल रन हुआ,
was the ETF बाइंग। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखोगे दुनिया भर के सोना खरीद रहे थे, ETF की बहुत सारी बाइंग हो रही थी, और ये जो करेक्शन आया इज बिकॉज ETF का सेलिंग चालू हुआ। मगर अगर आप देखोगे तो इतना भी करेक्शन नहीं आया, बिकॉज फिजिकल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड जो हो रहा है आज दुनिया भर में, US, चाइना, इंडिया, जो मेन 3 आज बाजार है, तो तीनों जगह पे बहुत अच्छा हुआ। और अभी आप देखोगे तो अगले 6-12 महीना ये तीनों बाजार में गोल्ड का जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड बहुत अच्छा रहने वाला है। और ETF का बाइंग अगर सेम लेवल पे भी रहा तो हम लोग 3 से 5% इसमें अपसाइड देखेंगे इन डॉलर टर्म्स। बट और कोई कारण नहीं है, अगर आप देखोगे तो कारण तो यही है, ETF की बाइंग और फिर डॉलर की स्टेबिलिटी। अब अगर आप देखोगे तो ग्लोबली ये दोनों चीज में अभी कोई ऐसे डर नहीं लग रहा है। देखो अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, वापस कोई ग्लोबल इवेंट हुई तो एक दूसरी बात है, मगर अगर ऐसे ही रहा जैसे अभी आज बाजार है, सो वी आर लुकिंग एट दिस अपसाइड इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। अगली दिवाली तक अगर MCX अगर गोल्ड की अगर बात करें 47,500 से अगर मानकर आप चले, तो अगर अगली दिवाली तक आपको क्या लग रहा है कहां तक भाव जा सकते हैं? ऐसे बोल नहीं सकते, हम लोग स्पेकुलेशन के बिजनेस में नहीं है। अगले दिवाली तक पॉजिटिव रहेगा, आई कैन ओनली से दैट मच के डॉलर टर्म्स में 3 से 5% बढ़ेगा। और रुपी का जो डीवैल्यूएशन हुआ वो हुआ, हर साल अगर आप देखोगे तो रुपी डीवैल्यूएट होता है 3 से 5%। तो अगर आप दोनों के फैक्टर करोगे सो 5 to 10% आपको अपसाइड मिलेगा आज के लेवल से नेक्स्ट दिवाली तक। ओके, शुक्रिया कॉलिन शाह, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए और गोल्ड बुलियन मार्केट के लिए, और किस तरह के नंबर्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और अब तक क्या नंबर्स रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायदा बाजार की। आज के बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों में कमजोरी दिख रही है। वंदना जी, क्या लग रहा है, ये भाव आपको कैसा दिख रहा है इंट्राडे ट्रेड के लिए, और पोजिशनल अगर कोई अपना व्यू बना रहा है तो उनके लिए कैसा लग रहा है आपको? विश्वमोहन जी, सबसे पहले आपको और व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं। और यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि बहुत बड़ा इवेंट है अभी, और लग रहा है कि टेपरिंग के बारे में अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आएंगे और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन साइड में बने रहना चाहिए, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। डॉलर इंडेक्स पे यहाँ पे 94 की तरफ है, तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगर डॉलर इंडेक्स 94 से ऊपर यहाँ पे स्टे करता है तो फॉल थोड़ा डीप हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जो थोड़ा प्रेशर है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 47,400 के लेवल्स पे एक बार मुझे लग रहा है कि सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए। 47,250 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,475 का लगा के चलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे चांदी में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की चांदी में भी एक जो और डाउनसाइड है वो यहाँ पे है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर 63,200 के लेवल पे हम यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करते हैं तो 62,200 का जो एक लेवल है वो आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 63,600 का लगा के चलना होगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं कि इन्फ्लेशन को देखते हुए वो यहाँ पे जल्दी करना चाहेंगे तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव बढ़े। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की एक बार बाजार अगर 47,000 के करीब यहाँ पे आती है और सिल्वर यहाँ पे 62,000 के करीब आता है तो फिजिकल बाइंग के लिए ये बाजार फिर से बहुत बड़ा मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से बाइंग रिटर्न आएगी। और साथ साथ फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है कि ये लेवल काफी अट्रैक्टिव रहेंगे फिर से बाइंग के लिए। गोल्ड सिल्वर इंट्राडे के लिए भले ही सेल की यहाँ पे ट्रेडिंग के जो ये कॉल्स है, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो 47,000 के आसपास गोल्ड का वेट कर सकते हैं। 47,000 बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल होगा, वन्ना जी का मानना है, और 62,000 पे चांदी। मनोज जी, आपका व्यू सोने और चांदी पर? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको और सारे व्यूवर्स को दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे आज जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग का आउटकम्स आना है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड टेपरिंग और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर के अनाउंसमेंट जो है फेड की तरफ से आ सकता है, उसके चलते बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है सोने और चांदी दोनों की कीमतों में। लेकिन मेरा मानना है कि $1,755 जो है वो सोने के लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे और वो बने रहेंगे। भारतीय बाजारों में भी यहाँ 47,000 के लेवल्स पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है वो 47,000 के लेवल का एक बार वेट करें, वहां अगर भाव आते हैं तो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे। लेकिन लंबी अवधि में मेरा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेगर्ड वे में सोने में जो है वो बाइंग करते रहना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल है और गत वर्ष की तुलना में लगभग 6 से 7% जो है नीचे हमको खरीदने को मिल रहा है सोना। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक है वो ट्रेंचेस में खरीद सकते हैं
और अगले साल तक की अगर मैं बात करूं तो सोने में यहाँ 10 से 15% के रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं वापस से एक बार, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से अगर लिक्विडिटी की टाइटनिंग होती है तो फिर एक बार सेफ हेवन बाइंग जो है वो सोने में लौट सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे हमने पिछले कुछ सेशंस में बड़ी जो है गिरावट आते हुए देखी है। 62,800 जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो एक रिस्की बेट यहाँ पे ले सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से 63,000 के आसपास, और 62,500 का एक स्टॉप लॉस रखकर 64,000 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पे चांदी में जो है बाइंग की सलाह रहेगी। 62,000 से 60,000 के जो रेंजेस है वो बाइंग के लिहाज से काफी अच्छे होंगे। 55,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ईयर धनतेरस या दिवाली तक के जो लक्ष्य है वो वापिस एक बार 70 से 75,000 तक के रख सकते हैं। तो सोना और चांदी दोनों में जो लंबी अवधि है वहां पे बेहतर रिटर्न्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। यानी लंबी अवधि में सोने और चांदी में सभी जानकारों का मानना है कि अच्छी तेजी दिखेगी। चलिए आपको अब हाजिर का भाव बता देते हैं गोल्ड का फटाफट। 24 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,783 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,381 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का भाव है 3,587 रुपये। ये इब्जा की तरफ से रेट जारी किए जाते हैं। इसके ऊपर से आपको मेकिंग चार्ज और 3% का GST अलग से देना होगा। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां आज दबाव दिख रहा है 1% के आसपास की कमजोरी है। वंदना जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? मोहन जी, यहाँ पे ओपेक का मीटिंग शेड्यूल है और यहाँ पे हो सकता है कि यूएस की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है कि जो प्रोडक्शन है उनको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है एपीआई की वो भी यहाँ पे बढ़ के आई है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो प्रेशर है मार्केट पे ऑलरेडी दिख रहा है और यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना यहाँ पे समझदारी रहेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 6180 का लेवल अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होता है तो उसके नीचे यहाँ पे सेलिंग करे, 6120 का टारगेट रखे, 6210 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और क्योंकि यहाँ पे मार्केट में डेटा भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव होके आ रहा है तो जो भी डाउन साइड रहेगा वो कैप रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम मिड टर्म की अगर बात करें क्रूड ऑयल में तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 160-100 से लेके 6050 का जो लेवल है वो काफी बढ़िया लेवल है और वहां से फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेक्शन पे यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। ओवरऑल जो आउटलुक है वो यहाँ पे स्ट्रांग है और माइल्ड वेदर के कारण नेचुरल गैस में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन आते हुए देखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में भी एक बाइंग साइड रहेगा जो कि क्रूड में थोड़ा सा जो डाउन साइड है उसको कैप करके रखेगा। तो इंट्राडे सेलिंग है, अगर थोड़ा सा मिड टर्म की बात करें तो करेक्शन पे बाय करके चलना है। इंट्राडे के लिए क्रूड बेचने की सलाह है और नेचुरल गैस में हालांकि खरीदारी की सलाह है, लेकिन अगर आपको पोजिशनल व्यू है तो क्रूड भी आप खरीद कर जा सकते हैं। चलिए अब मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या होगी? शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कम होते दिख रहे हैं, अब वापस से धीरे धीरे तेजी बढ़ने लगी है, क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस में अब? बिल्कुल, यहाँ उठापटक काफी है और हमने देखा है कि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स जो है यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं। इंट्राडे के लिहाज से मेरा मानना है कि यहाँ पे लोअर लेवल्स पर फिर एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। 410 के लेवल पे जो है यहाँ बाइंग कर सकते हैं, 407 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर 423 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं जो है नेचुरल गैस में। वंदना जी, बेस मेटल में आज की टॉपिक आपकी तरफ से? मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमान जी ये काउंटर एक रिबाउंड लेगा, और क्योंकि बुलियन और क्रूड में मुझे थोड़ा करेक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग रिटर्न आएगी। बाइंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दो कमोडिटी है उसमें ज्यादा बढ़िया हो रहेगा, एक तो कॉपर है, दूसरा एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि बढ़िया अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। कॉपर में 744 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए, 750 का टारगेट रखना होगा, 741 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और अभी जो जितने भी डेटा आए हैं, चाहे चाइना के डेटा थोड़े से यहाँ पे बैकफुट पे थे, लेकिन वहां पे भी अब इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। और अभी अक्टूबर का जो डेटा आया है इंडिया का वो भी काफी यहाँ पे सपोर्टिव रहा है, जीएसटी के कलेक्शंस बढ़े हैं। तो वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट, चाहे वो यूएस का डेटा हो, चाहे यूरोपियन यूनियन का हो या चाइना का हो। तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे करेक्शंस आए हैं मच नीडेड थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी और यहाँ से अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं बेस मेटल्स में। और जो पावर क्राइसिस की बात थी यहाँ पे, उसको ये मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकता है और एक 5 से 7% तक का जो रिटर्न है वो आने वाले टाइम में दे सकता है। ये रहे हैं मनोज जी। निकेल में आपको क्या लग रहा है? 1515 रुपए के आसपास है, क्या करें, बेचे या खरीद कर जाए यहाँ से? अब में हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा है और लोअर लेवल्स पर यहाँ सपोर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। मेरा मानना है निकल जो है काफी वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन हमने देखा है कि 1486 के जो लेवल्स है
वो काफी स्ट्रांगली इस काउंटर ने होल्ड किए थे और 1500 के ऊपर जो है कमोडिटी बनी हुई है। मेरा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 1504 के आसपास तो वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल्स होंगे। तो निकल में मेरी बाइंग की सलाह रहेगी 1504 के लेवल पर। 1492 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं 1526 तक का। चलिए अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर ले, उसमें ग्वार सीड, हालांकि कल मुनाफा वसूली देखिए, आज बेहद ही रेंज में कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड में क्या करना चाहिए वंदना जी? विश्वमोहन जी, ये ऐसा काउंटर है, हर डिप पे यहाँ पे बाइंग दिख रही है और मुझे लग रहा है कि कल के करेक्शन का फायदा मार्केट को दिख रहा है। फिर से बाइंग है यहाँ पे 6700 पे एक बाइंग जो है इनिशिएट करना चाहिए। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 6850 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 6640 का लगा के चल सकते हैं। ग्वारकम में भी मुझे लग रहा है 200 से 250 रुपए तक की जो बढ़त है वो देखने को मिलेगा। मनोज जी, एग्री काउंटर्स में, पूरे एग्री मार्केट में कोई टॉप पिक आज के लिए आपकी तरफ से? एग्री काउंटर में स्पाइसेस में फिर एक बार जो है अच्छी मोमेंटम बनती हुई दिख रही है और हमने देखा है कि सारे स्पाइसेस काउंटर्स, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या हल्दी हो, ये वीक में अच्छा मोमेंटम वहां पे बनते हुए देखा है। मेरा मानना है कि जीरा में यहाँ पे मजबूती जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार जो एकरेज है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स रहेंगे। तो मेरी टॉप पिक यहाँ पे जीरा रहेगी। जीरा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 15,100 के लेवल्स पे जो है बाइंग करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ 14,950 का लगाएं और लक्ष्य 15,440 का रख सकते हैं। ओके वंदना जी, फटाफट से कॉटन केक में बता दीजिए, यहाँ पर आज दबाव है, क्या करें, बेच कर ही जाना चाहिए आज? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है कॉटन में भी रहेगा, कॉटन ऑयल सीड केक में भी रहेगा। 2560 के लेवल पे यहाँ पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। छोटा टारगेट रखना होगा 2500 का। स्टॉप लॉस इसके लिए हम लगा सकते हैं 2580 का। चलिए अब यहीं पे समाप्त करने का वक्त आ गया है कमोडिटी नाउ को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका भी, मनोज जी आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने